बचपन में आपने जब कार खेली होगी, कार चलाई होगी, तो वो बैटरी से चलती थी और आपको बहुत मज़ा आता था कि वो गाड़ी अपने आप चलती थी, उसमें बाहर से कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ता था। जबकि आप अपने डैडी की कार देखते थे तो उसमें फ्यूल डलाना पड़ता था, या बाइक देखते थे उसमें अलग से एक पेट्रोल डीजल पड़ता था। लेकिन बचपन की वो कार आपने जब चलाई होगी तो शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी ही एक बड़ी कार होगी जो इलेक्ट्रिक से चलेगी, बैटरी से चलेगी, और उस पर आप सफ़र करेंगे और वो पूरी दुनिया बदल देगी। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी शब्द जो दो अक्षर आप सुनते हैं, ये पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अब तक का डिस्रप्शन होने जा रहा है, और रादर हो रहा है, और उसको हमें अडॉप्ट करना है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की और भारत इसके लिए कितना तैयार है। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने में, क्योंकि ये अभी के हिसाब से एडॉप्शन में थोड़ी सी हिचक है, संकोच है। लोग अभी थोड़ा सा इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो ट्रेडिशनल जो आईसी इंजन है उस वाली गाड़ी को चलाते हैं जिसमें आप पेट्रोल डीजल डालते हैं। लेकिन क्यों ये इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में हल्ला है? टेस्ला का नाम हर दिन आप सुनते हैं, इलान मस्क के ट्वीट पढ़ के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या है दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर ये होने वाला है, इसको आज समझेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी कीमत भले ही इस समय आपको ज़्यादा लग रही हो, लेकिन इसके मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही कम है। और जब एडवांस वर्जन आएगा तो शायद 10 गुना इसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी। जो आपको अभी 1 रुपये लगता होगा वो 10 पैसे लगेगा। इस तरीके के बड़े चेंजेस इसमें होने वाले हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक की बनी हुई कार है उसमें मूविंग जो पार्ट्स हैं वो 200 के बजाय सिर्फ 20 होंगे। तो इसलिए उसकी कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी, मेंटेनेंस कम होगा। लेकिन अभी शुरुआती दौर में है तो थोड़ी महंगी है। बहुत जगह ये भी आपके दिमाग में आ गया कि चार्जिंग स्टेशंस नहीं, चार्ज कैसे करेंगे, लंबे रास्ते पे जा रहे हैं तो फंस सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज भी एक इश्यू है। तो कीमत, लॉन्ग रेंज और एडॉप्शन एक दिक्कत है, लेकिन इसको समझेंगे क्योंकि ये बदल रहा है। जो कंपनियां इसमें पीछे छूटेंगी वो बहुत पीछे छूट जाएंगी, और जो कंपनियां इसमें अर्ली बर्ड का फ़ायदा उठाएंगी वो बहुत आगे जाएंगी। टेस्ला इसका उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा 650 किलोमीटर लॉन्ग रेंज की कंपनी और सबसे महंगी कार, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा बिक रही है। नॉर्वे जैसी कंट्री अपने यहाँ 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचती हैं। तो भारत इसके लिए कितना तैयार है, इस पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको मैं परिचय करा दूँ। हमारे साथ वरुण दुबे हैं जो ओला इलेक्ट्रिक के चीफ मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर हैं। अभी आपने देखा होगा कि ओला की जब बाइक लॉन्च हुई तो क्या ज़बरदस्त रिस्पांस था, एक ही दिन में कितनी गाड़ियां बुक हुई। इसके साथ ही हमारे साथ हैं रोहन राव जी, पार्टनर हैं केपीएमजी में और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में काम करते हैं। इसके साथ ही दो बहुत ही यंग लोग हमारे साथ हैं, अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा। ये को फाउंडर हैं स्टैटिक के। स्टैटिक एक नए तरीके की स्टार्टअप कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, जो चार्जिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है, और पूरे देश में कंपनी का ये कहना है कि वो सबसे बड़े पैमाने पे इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और कई सारी गवर्नमेंट के साथ इनके टाइप्स भी हो रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ संतोष अय्यर जी होंगे जो मर्सिडीज के सेल्स और मार्केटिंग हेड हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण, मैंने जो इतनी बातें कही और उसका लब्बो लुआब मैं सवाल के तौर पे आपके सामने रखूं कि भारतवर्ष में इस समय इलेक्ट्रिक की एक बूम चल रही है। नंबर्स सजेस्ट करते हैं कि जो ग्रोथ है वो करीब 40 to 43% की CAGR से बढ़ रही है, अगर इस पैंडेमिक के डिसरप्शन को हटा दें। लेकिन फिर भी हम दुनिया में अभी भी बहुत पीछे हैं, मतलब उस रफ्तार को कैचअप करने में। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे हिसाब से तो आपने जो पहले कहा कि कंज्यूमर्स इन इंडिया काफी तैयार हैं इलेक्ट्रिक के लिए, तो कंज्यूमर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। अगर आप हमारे बुकिंग नंबर्स भी देखें, एक दिन में हमने 1 लाख से ऊपर रिजर्वेशन जब ओपन किया, और वो नंबर उसी गति से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं हर दिन। कंज्यूमर काफी तैयार है। आई थिंक उनको खाली बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, एंड अभी तक वो बेस्ट प्रोडक्ट था नहीं। व्हाट डज द और बेस्ट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? स्पीड, technology, design and range. Right? They want the best performance, they want the best design, and they want the best technology. And the second part is कि उनको ये सब चाहिए कि बहुत ही strong value offering में. And if you can do that, then you will see a lot of consumers moving to your products. That is what we are seeing. हमारी जो bookings आई हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों से आई हैं। इंडिया में 1000 cities, towns and तालुक से उस bookings आई हैं और आती जा रही हैं। तो पूरे इंडिया भर में लोग तैयार हैं।
उनके पहले कुछ एंग्जाइटीज थी, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि चार्जिंग वाज वन क्वेश्चन, रेंज वाज अनदर क्वेश्चन, and then obviously cost was an important question, and then there was also a general lack of innovation, I would say, two wheeler segment में. And जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में साल के कुछ 20-21 मिलियन टू व्हीलर बिकते हैं. तो इंडिया प्राइमरीली मूव्स ऑन टू व्हीलर्स लाइक वेरी मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एक्सेट्रा. अगर आप देखें तो द वर्ल्ड मूव्स ऑन टू व्हीलर्स. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन इंडिया में और दुनिया में लाना है तो टू व्हीलर्स में लाए बिना वो नहीं हो सकता. इसीलिए हम भी टू व्हीलर से शुरू कर रहे हैं. आगे जाके हम अभी हम स्कूटर लॉन्च किया है, तो आगे जाके हम बाइक्स, कार्स वगैरह भी करेंगे. बट स्कूटर इज कोर टू अर्बन मोबिलिटी एंड दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट. एंड विद दैट व्हाट वी आर सीइंग इज ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम कंज्यूमर्स. सो मुझे नहीं लग रहा है कि देयर इज एनी हेजिटेंस ऑन द कंज्यूमर साइड फॉर अडॉप्शन. लेकिन सिस्टमिक तौर पे थोड़ी सी हो सकती है. मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. नंबर्स थोड़ा आपको अपने शेयर करूं दर्शकों के साथ. जो इंडिया की ईवी सेल्स है स्कूटर सेगमेंट में, वो एज ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें टोटल में, तो अभी वो 20-21 में 1% के आसपास थी. 2026 का हमारा जो प्रोजेक्शन दिख रहा है वो तकरीबन 10% हो जाएगा. तो जितनी गाड़ियां भारत में बिकती है उसका 10% ईवी वाली सेगमेंट में होंगी. इसका थोड़ा सा एहसास आपको तब दिखा होगा जब ओला की बुकिंग के नंबर्स आए. ऐसा नहीं था कि उससे पहले गाड़ियां नहीं बिक रही थी. बहुत सारी जो कंपनीज टू व्हीलर में है उनके नंबर्स भी खूब बिक रहे थे. लेकिन ये एक अचानक से डिसरप्शन आया तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि अच्छा हाँ, ये एक बड़ी चीज़ है और इसमें हो रहा है और कॉस्ट बेनिफिट भी इसमें बहुत ज़्यादा है. वरुण, एक सवाल और आपसे. जब आपने ये पूरा प्लान किया कि एक ओला की बड़ी फैक्ट्री लगाएं जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री साबित हो, और 6 महीने के अंदर आपने ये कमाल करके दिखाया, वो भी पैंडेमिक के दौर में, तो ये जो पूरी सोच थी इसके पीछे इंडियन मार्केट को देखते हुए वो क्या थी? नीरज जी, हमारी तो स्ट्रैटेजी काफी क्लियर रही है और हमने स्टार्टिंग से यही बोला है कि वी वांट टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. अगर आपको यू वांट टू मेक अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और आपको अगर वो स्केल पे बनाना, अगर आपको करेक्ट वैल्यू ऑफरिंग करना है तो आपको स्केल पे बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने ओला फ्यूचर फैक्ट्री बनाया जो कि विश्व की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री है. उसका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी व्हेन ऑल फेजेस आर डन विल बी 10 मिलियन यूनिट्स अ ईयर. फेज 1 अभी कंप्लीट हो रहा है. फेज 1 कैपेसिटी विल बी अराउंड 2 मिलियन. दिस विल बी द लार्जेस्ट बाय फार. एंड इसमें दुनिया का 15% टोटल टू व्हीलर कैपेसिटी प्रोडक्शन हो सकता है एक फैक्ट्री में. तो हमारा तो मानना ये है कि if you can do this at scale, then you can solve for a lot of these challenges that have existed from a value standpoint because you have economies of scale. जो दूसरा हमने इनोवेशन किया है कि काफी सारे स्कूटर के जितने कोर कंपोनेंट्स हैं वो हमने खुद डिजाइन करे. सो मोटर हो गया या बैटरी हो गया या व्हीकल कंप्यूटर हो गया. ऑफ कोर्स पूरा सॉफ्टवेयर जो है इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सब हमने बनाई. So that allows us also to create significant local innovation, and also because the सारे जो core parts हैं वो हमने बनाए, so the parts work much better with each other. So the motor is optimized for the battery is optimized for the computer, and the overall system works much better. उस वजह से हमने काफी सारे जो बैरियर्स थे अभी तक ईवी में लोगों के, वो हमने रिमूव कर दिए. जैसे चार्जिंग की अगर आप बात कर रहे थे तो हमारे प्रोडक्ट में रेंज बहुत ज्यादा है. हमारे S1 Pro का रेंज 181 किलोमीटर है, विच मीन्स कि आराम से आपका एक हफ्ता तो एवरेज यूजर का निकल ही जाएगा बिना रिचार्जिंग के रिक्वायरमेंट के. और आप ओवर द वीकेंड आराम से चार्ज कर सकते हैं, चाहे आप हमारे हाइपर चार्जर नेटवर्क में करें जो हम बना रहे हैं, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चार्जिंग नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, या हम होम चार्जर भी देते हैं स्कूटर के साथ, तो आप घर पे भी आराम से प्लग पॉइंट में कर सकते हैं चार्ज और ओवरनाइट ही चार्ज हो जाएगा. So because of this, I think a lot of anxieties have gotten addressed, and of course हमारे स्कूटर में परफॉर्मेंस वगैरह तो है ही. So if you look at this holistically, I think जो एक्सेलरेशन होगा ईवी का वो और भी ज्यादा होगा. अगर आप पूरे साल के सेल्स के नंबर देखें और हमारे एक दिन के बुकिंग्स देखें, so that itself will make it quite clear कि the EV wave is quite strongly getting driven by the scooter. And हमारा ये मानना है कि EV रेवोल्यूशन जो इंडिया में आएगा, हमने ये कॉल भी किया है पूरे इंडस्ट्री को और पूरे कंज्यूमर्स को, कॉल्ड मिशन इलेक्ट्रिक, कि 2025 के बाद इंडिया में कोई भी टू व्हीलर आइस नहीं बिकता, पेट्रोल नहीं बिकना चाहिए. और ये हो सकता है. इट इज नॉट आसान, बट ये हो सकता है अगर पूरा इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स इसमें कमिट करें एंड दे रिजेक्ट पेट्रोल. दिस इज पॉसिबल. लार्ज पार्ट ऑफ इट ऑब्वियसली हम करेंगे. हमारा जो अटेम्प्ट है विद फ्यूचर फैक्ट्री, विद द ओला S1 रेंज ऑफ स्कूटर्स एंड अदर रेंज ऑफ स्कूटर्स दैट वी विल लॉन्च सब्सिक्वेंटली, एज वेल एज मोटरसाइकिल्स एंड अदर्स. बट वी होप द इंडस्ट्री पूरा साथ में मिलके हम ये करें. बट ये हो सकता है. इट्स इमिनेंटली पॉसिबल. सो मुझे लगता है कि
जो प्रोजेक्शंस आप बोल रहे हैं ये रिवाइज्ड भी मुझे लग रहा है वो थोड़े कंजर्वेटिव। करेक्ट। तो आप जो बात कह रहे हैं यू कैन डू इट, इंडिया कैन डू इट, लेकिन रोहन राव जी, वाई वी आर नॉट डूइंग? अभी बार बार जब वरुण कह रहे थे तो वो कह रहे थे अगर इंडस्ट्री भी चाहे तो। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा, कुछ दिन पहले खबर आई कि अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं 4 व्हीलर्स के या 2 व्हीलर्स के भी, उनके अंदर वो हिकअप है। इंडस्ट्री की सोच क्या है? चूंकि आप तो कंसल्टिंग में है और इसी सेगमेंट को देख रहे हैं, दुनिया में इतनी चीज़ें बदल रही हैं, पूरे यूरोपियन कंट्री इवन चाइना को अपनी रफ्तार से बीट कर रही है, जबकि चाइना का 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है इसमें। फिर भी ये थोड़ा सा एक संकोच कह लें, या क्या रीजंस क्या है, उतनी तेजी से काम नहीं करना चाहते? देखिए, इसमें वो थोड़ा सा चिकन और एग वाला सिचुएशन है। जो बड़ी कंपनीज हैं, ये सारी इनका अगर आप एनुअल टर्नओवर देखेंगे तो 30-30 हजार करोड़ के आसपास है। वेरेज जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की जो इंडिया में अभी कंपनी है, उनका टर्नओवर 200 से 250 करोड़ के आसपास है। तो आप स्केल अगर देखें तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए ये बहुत छोटी है। तो उनको लगता है कि इसको थोड़ा सा मैच्योर होने दीजिए, ये मार्केट को थोड़ा मैच्योर होने दीजिए, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने दीजिए। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पेनिट्रेशन है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक कार पेनिट्रेशन है, इसको थोड़ा सा बढ़ने दीजिए और फिर हम इसके पीछे इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। बट अगर आप अभी देखें पिछले 3 महीने से सारे जो बड़े 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने अलग अलग फोरम पे अपना जो इंटरेस्ट है और अपना जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, ये इन्होंने एक्सप्रेस किया है। और अगर आप देखें बजाज ऑटो, टीवीएस, इनके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। बेशक एक एक मॉडल है पर है। अभी द नेक्स्ट स्टेप विल बी, नाउ दैट दे हैव टेस्टेड द वाटर्स, और अभी आप अगर देखिए तो बड़ी शहरों से भी डिमांड आने लगी है। अगर आप थोड़े 6 महीने पहले अगर देखते तो जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनीज थी इंडिया में, इनकी काफी डिमांड छोटे शहरों से आ रही थी, पर अभी बड़े शहरों से भी डिमांड आने लगी है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो मेन स्ट्रीम 2 व्हीलर कंपनीज हैं, इनके मॉडल्स धीरे धीरे से बढ़ने लगेंगे। अभी एक एक मॉडल है, अभी आप देखते जाइए अगले 12 महीने से 18 महीने के अंदर इनके और 2-2, 3-3 मॉडल जरूर आएंगी। तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन, राइट? ये होना ही है, जैसे वरुण भी बता रहे थे, ये होना ही है। और अगले 12 से 18 महीने में आप देखेंगे कि मॉडल्स भी आएंगी, और जैसे नई मॉडल्स मार्केट में आएंगी, कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है वो जरूर बढ़ेगा। अभी तक प्रॉब्लम ये था कि मार्केट में मॉडल्स जो पेट्रोल स्कूटर से कंपेरेबल थी, वो मॉडल्स नहीं थी। अभी जाके पिछले 6 से 9 महीने में वैसी मॉडल्स आई हैं। अभी ओला के मॉडल्स आएंगी, उनके कॉम्पिटिटर्स की जो मॉडल्स है वो भी काफी अपग्रेड हुई है पिछले 1 साल में। तो अभी जो एवरेज स्कूटर बायर है उसको खरीदना हो, और अगर वो जब मार्केट में जाता है चॉइस करने के लिए, उसको मॉडल्स मिलेंगी, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिकम अ कंसिडरेशन आइटम। अभी तक वो कंसिडरेशन सेट में था नहीं, अभी वो आएगा। और अभी जैसे बैटरी के प्राइसेस थोड़े कम होंगे, हर स्टेट अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस कर रहा है, तो इन सारी चीजों से जो प्राइस, जो इनिशियल जो हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस थी वो काफी ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 40-50% ज्यादा थी। अब वो थोड़ा सा कम हो गया, अभी वो 20-25%, उससे भी कई केस में, कई सिचुएशंस में कम हो गया है। तो जो एवरेज बायर है वो बहुत सीरियसली देखने लगेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा, जो नई मॉडल्स आ रही है उनकी रेंज ज्यादा है, तो वो जो डर था और जो हेजिटेशन था कस्टमर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ, वो धीरे धीरे से जा रहा है। सो यहाँ पे आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कि आपने कहा कि चिकन एग वाली बात है, और व्हेन, कब होगा ये, तो क्या आप इस सोच से सहमत हैं? मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि देखिए, इंडस्ट्री को ही प्रेजेंट करने हैं मॉडल्स, इंडस्ट्री को ही करनी है रिसर्च, कस्टमर को थोड़ी करना है, उसको तो पैसे देके खरीदना है।
मैं बार बार इसको अपने ट्वीट में भी कोट करता हूं कि जिसको पहले करना चाहिए, जो स्टेब्लिश्ड प्लेयर है वो सोच रहे हैं, जिसको बाद में करना चाहिए न्यू कमर, वो सबसे पहले आके डिसेप्शन कर देता है। तो वो सोच क्यों है ऐसी? क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी मार्केट उनके लिए बहुत छोटा है, तो दे आर वेटिंग फॉर समबडी एल्स टू मेक द अर्ली इन्वेस्टमेंट द वाटर्स। तो अभी जब वो टेस्टिंग हो चुका है और कस्टमर इंटरेस्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, तो अभी बड़े प्लेयर्स आने ही वाले हैं। और जब बड़े प्लेयर्स आएंगे ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को लेजिटिमेसी मिलेगी। इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड जो सीरियसनेस बड़े प्लेयर्स अगर दिखाएंगे तो कस्टमर्स को लगेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ जेन्युइन कैटेगरी। और जो इंडस्ट्री को जो स्टैंप चाहिए कि बड़े प्लेयर्स भी अभी इसमें पैसा डाल रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मिलेगा। तो बस ये थोड़े दिनों की बात है। खैर सोचेंगे वो, और हो सकता है कि तब शायद उनको एनरोल करने में थोड़ी दिक्कत भी हो। एनीवे, खैर इस पे आगे बढ़ते हैं। एक समस्या जो इस ईवी में है, जिसको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दो जो लोग हमारे साथ हैं, अक्षित और राघव, ये वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को है कि चार्जिंग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये दोनों लोग इस काम में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अक्षित, राघव, मुझे ये बताइए कि जो चार्जिंग वाली एक प्रॉब्लम है, आप लोग वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जो भी लगाना चाहे आपसे संपर्क करे। आ रहे हैं लोग, एक्सपेंड हो रहा है, लोगों की दिलचस्पी जग रही है इसमें, कंपनियों की भी और प्राइवेट भी। करेक्ट। सो डेफिनेटली इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल नंबर्स बढ़ रहे हैं तो लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है इसमें। बहुत ज़्यादा लोग इसे एज अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, या लोग लगाना चाहते हैं इसे सिटीज़ में अपने लैंड पे, चाहे वो बैरन लैंड हो या आपका कोई रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग मॉल हो, ऑफिस हो, हर जगह लोग इसे लगाना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ लाइक द न्यू फ्यूलिंग स्टेशन। ये एक नया पेट्रोल पंप है, नया फ्यूल देने का तरीका है, एंड इट इज़ एट योर ओन लैंड। आपके खुद के पार्किंग लॉट में से आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग इसमें आना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, और बहुत लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली। और इसी के साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे वरुण ने भी कहा कि ईवी इंडस्ट्री को टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत भी हो सकती है और साथ में टेक्नोलॉजी की। अब वो टाइम आ चुका है जब सारी चीज़ें साथ में मिल रही हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर बीइंग ब्रॉट इन, स्टेट्स आर रिलीजिंग पॉलिसीज़ ईच डे। ऑलमोस्ट 16-17 स्टेट्स अब ईवी पॉलिसी कंसिडर कर रही हैं। उससे ऑब्वियसली व्हीकल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। देयर इज ओनली इन सम 4-व्हीलर्स ओनली 20% ऑफ द कॉस्ट डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है। एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी हम ड्राइव कर रहे हैं, जिससे हम चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, वो उसका टारगेट यही है, उसका एम यही है कि लोगों की रेंज एंग्जाइटी कम की जा सके। अगर प्राइस कम हो जाएगा और दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में कोई स्टेशन नहीं होगा, लोग हिचकिचाएंगे चंडीगढ़ पहुंचने में। बट हम स्ट्रैटेजिकली उन स्टेशंस को हाईवेज पे प्लेस कर रहे हैं जिससे इंटर सिटी ट्रैवल बूस्ट हो सके। अच्छा, आप लोगों ने कितने अब तक ये चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं? सर 500 प्लस। 500 प्लस बड़ी बात है, क्योंकि अभी देश में बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, 2000 के अराउंड यही लगे होंगे। एक और छोटा सवाल, फिर मैं जाऊंगा अय्यर जी के पास। मुझे ये बताइए कि एक स्कूटर को या एक बाइक को चार्ज करने में आपका जो सिस्टम है वो कितना समय लेता है? सर ये स्कूटर टू स्कूटर डिपेंड करता है। Okay. और कार मतलब व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करता है, बिकॉज उनके बैटरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होता है। कोई लो वोल्टेज आर्किटेक्चर पे काम करता है या कोई हाई वोल्टेज, और किसी में ऑन बोर्ड चार्जर होता है तो AC DC कन्वर्जन होता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप का बैटरी भी यूज़ हो रहा है। बट ऑन एन एवरेज इफ आई से इट टेक अराउंड 2.5 आवर्स ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि 2 व्हीलर में AC DC का भी बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं है, सही है ये? हाँ, 2 व्हीलर्स में AC और DC का इतना प्रॉब्लम नहीं है। 2 व्हीलर्स यूजुअली AC चार्जर्स पे एफिशिएंटली चार्ज किए जा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू 4 व्हीलर्स ऑब्वियसली उसमें AC और DC चार्जिंग
दोनों अलग अलग भी हैं। मॉल्स में जो चार्जिंग की, तो डेस्टिनेशन चार्जिंग का कंसेप्ट ही है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आप 1 घंटे में गाड़ी चार्ज करके निकल पाएँ, इसलिए वो डीसी फास्ट चार्ज दिया गया है। अगर आप मॉल में या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में चार्जिंग कर रहे हैं तो आप ओवरनाइट वहाँ रखते हैं, या मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे के लिए आप वहाँ रुकते हैं, तो वहाँ पे आप एसी चार्जिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज, जैसा अक्षित ने कहा, 2.5 से 3 घंटे एक गाड़ी को चार्ज होने में लगते हैं आज की डेट में। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। संतोष जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए कई मायनों में, चूँकि बहुत बड़ी एक कैपेसिटी यहाँ क्रिएट हो सकती है, आप वर्ल्ड के हब बन सकते हैं। हालांकि जो मैं मूल सवाल लेके पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि बगल के पड़ोसी देश ने बहुत आगे निकल गया है, यूरोप की कंट्रीज़ बहुत आगे निकल गई हैं। आप चूँकि सर बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो इंडिया की ज़रा तस्वीर समझाइए कि ये ईवी पेनिट्रेशन, ईवी की तरफ अट्रैक्शन में बड़े प्लेयर्स की इतनी कम दिलचस्पी क्यों है? एक्चुअली इसके पहले जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा कि बड़े प्लेयर्स की काफी इन्वेस्टमेंट है आईसी इंजन्स में, एंड अगर हम भारत की बात करें तो 2018 से 20 के बीच में काफी सारे प्लेयर ने BS6 की ट्रांजिशन में काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो नेचुरली बड़ी प्लेयर्स को लगता है कि चलो रुक के देखेंगे, जब ये इंडस्ट्री मैच्योर होती है तब हम एंटर करेंगे। सो आई वुड से ये केचप बॉटल की तरफ है। तो जैसे आप केचप डालते हो, पहले कम आता है, जब आता है तो काफी सारा आ जाता है। तो हमारा एनालिसिस ये है कि अभी एक टिपिंग पॉइंट में इंडिया आ चुका है, बिकॉज अगर आप देखो टू व्हीलर नए प्लेयर्स आ रहे हैं, काफी एग्रेसिव प्लेयर्स है। हमने लास्ट ईयर कम से कम 1.5 साल पहले हमने ऑलरेडी हमारी पहली गाड़ी लॉन्च की, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। कम से कम हमने 100 गाड़ियों के ऊपर लॉन्च किया है, गाड़ियां बेची है, और उसके ऊपर आज हमारे पास 2 से 3 महीने की वेटिंग पीरियड है हमारी गाड़ियों के लिए। तो इससे ये तो साबित होता है कि आज कस्टमर रेडी है गाड़ियों के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है क्या, और इसमें अगेन अगर हमने एनालॉजी देखा, अगर आप मोबाइल फोन की आप अगर देखो, अगर लोग सोचते हैं कि पहले टावर आना चाहिए उसके बाद मोबाइल फोन लेते हैं, तो कभी ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। सो ये एक इकोसिस्टम साथ में बनेगा, एंड ये बड़े प्लेयरों को भी जानना जरूरी है। सो हमारा ये मानना है, अगर आप हमारी ग्लोबल आउटलुक देखो तो हमारे पास ऑलरेडी 4 ईवी प्रोडक्ट्स है। रेंज की आप बात करो तो हमारी जो टॉप एंड ईवी है EQS, वो आज 700 किलोमीटर के ऊपर सिंगल चार्ज में जा सकती है। सो एक काफी लॉन्ग रेंज, और ये रेंज एंग्जाइटी को कम करने हमने काफी बड़े स्टेप्स लिए हैं। अब हमने ये भी कमिट किया है कि 2030 तक हम पूरी आईसी इंजन से हम एग्जिट करेंगे, और 2025 के बाद हम कोई आईसी इंजन गाड़ी इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, और ये हम ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया के लिए हम कमिट कर रहे हैं। सो ये एक काफी बड़ी स्टेप है टुवर्ड्स ईवी। अब ये क्वेश्चन है कि क्या अदर कंपनीज फॉलो करेंगी, बट अगर आप मर्सिडीज बेंज की बात करो, बीइंग लीडर्स इन द इंडस्ट्री, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और इसी वजह से 2 साल पहले हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप CBU ड्यूटीज कम कर लो, जो आज नई कंपनीज जो इंडिया में आना चाह रही है वो बात करी है गवर्नमेंट से। हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं कि ड्यूटी इनिशियली अगर कम करने से अगर हमारे पास काफी गाड़ी हम यहाँ बेच पाए तो हम लोकल असेंबली भी सेट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारा स्ट्रेटेजी था आईसी इंजन्स में, बिकॉज आज हम 25 साल से इंडिया में है, 2000 करोड़ के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया है और हम आज बेच रहे हैं। सो हमारी कमिटमेंट पूरी है कि एज एंड व्हेन ये मार्केट इकोसिस्टम डेवलप होती है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इंडिया में आज की सिचुएशन में देखो तो ये टिपिंग पॉइंट आएगा फ्रॉम लेजिस्लेशन, बिकॉज बहुत सारी कंट्री जो आप बात कर रहे हो कि रैपिडली मूव हो रही है, यूरोप की बात करो, आप यूएस की बात करो, काफी सारे जगह आज CO2 की जो रेगुलेशंस है, जो एमिशन की रेगुलेशन है, इसी वजह से बड़ी प्लेयरों पे भी प्रेशर आ रहा है। और इंडिया में भी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशन ऑन एमिशंस अदर्स और उन सारे एरियाज पे भी और टाइटन करेंगे, और इसी वजह से बड़ी मैन्युफैक्चरर्स को पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू शिफ्ट टू ईवी। सो प्राइसिंग की आप बात करो तो आज जो हो रहा है वो एक आर्टिफिशियल सब्सिडी, जो गवर्नमेंट आज सब्सिडी दे रही है एक ईवी इंडस्ट्री को बढ़ाने, वो काफी कमेंडेबल है। बिकॉज एक्चुअली आप अगर भारत की अर्थव्यवस्था की आप देखो तो आज इतनी सारी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टैक्सेस वेवर, GST में कमी दे रही है। सो आई थिंक ये एक राइट स्टेप है, और इससे काफी सारी कंपनियां अब इन्वेस्टमेंट शुरू करेगी। बट प्रॉब्लम एक डिफरेंट प्रॉब्लम है पॉलिसी कंसिस्टेंसी का। ये सब्सिडी अगला 5 साल चलेगा, GST की वेवर कैन OEMs लाइक अस टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये अगले 5 से 7 साल तक ये चलेगी, सो दैट हम इन्वेस्ट करें और हम शिफ्ट करें।
बिकॉज काफी सारी ओईएम को ये भी डर है कि ये पॉलिसी चेंज नहीं हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ लो रजिस्ट्रेशन टैक्सेस चेंज नहीं हो जाए, बिकॉज जैसे ही ईवी की परसेंटेज बढ़ेगी गवर्नमेंट्स ये देखें, गवर्नमेंट्स will see that उनकी रेवेन्यू कम हो रही है, जैसे ही उनकी रेवेन्यू कम हो रही है वो टैक्सेस बढ़ाएंगे, सो अगेन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऊपर चला जाएगा। सो ये एक जो बैलेंस है गवर्नमेंट को एश्योर करना होगा बड़ी ओईएम्स को कि अगले 10 साल 15 साल हम ये पॉलिसी में बने रहेंगे, आपका जीएसटी नहीं बढ़ेगा, हम ये रोड टैक्स में कंसेशन देंगे, और अगर ये पॉलिसी स्टेबिलिटी रहेगी तो इवन बड़ी ओईएम्स सब लोग शिफ्ट करेंगे टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। ऑफ कोर्स उन्हें एक हिचकिचाहट है कि जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आईसी इंजन में किया है उन्हें भी रिकवर करना जी है। संतोष जी, आपने बहुत सारे न्यूज़ पॉइंट दिए हैं, मैं एक्चुअली आपको अप्रिशिएट करता हूँ इतने खुल के आप बोल रहे हैं, और ये कमेंडेबल है कि बहुत सारी कंपनीज ने 2025, 2030 और 2035 का कमिटमेंट कर रखा है, इसके बाद हम ये गाड़ी बेचेंगे नहीं। इवन ब्रिटेन ने तो कह दिया कि 25 के बाद अलाउ नहीं करेंगे। दर्शकों की समझ के लिए थोड़ा इस बात को और एक्सप्लेन कर देते हैं। ईएसजी कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में धीरे धीरे मैंडेटरी हो रहे हैं। ईएसजी का मतलब होता है कि आप इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस कंप्लायंस कंपनी है कि नहीं है, और हमने ये साइन भी कर रखा है और पूरी दुनिया ने कर रखा है कि हमको कार्बन एमिशन जीरो करना है। तो मजबूरी है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपने पुराना आईसी इंजन में 10,000 करोड़ लगा रखा है, डज नॉट मैटर एट ऑल, आपको चेंज करना पड़ेगा वरना आप बाहर हो जाएंगे। तो क्या एक बड़ी अच्छी कहावत चलती है, चेंज और बुलडोज कर लीजिए अपने आप को। आपने जो सवाल उठाया सर, उसी से एक सवाल आपसे मैं और पूछता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि कंपनीज यहाँ पे कर रही है, सोच रही है, लेकिन जब आप मास प्रोडक्शन में जाएंगे, ज़्यादा लोग तैयार, आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग तैयार, आपकी एडवांस बुकिंग चल रही है, तो अपने आप कॉस्ट कम होगी। मैंने एक प्रेजेंटेशन भी वाटर इंडस्ट्री का थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो गाड़ी 300 किलोमीटर रेंज वाली थी, उसकी जो कॉस्ट 2016-17 में होती थी वो ड्रास्टिकली कम हो रही है। तो ये तो बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी में जाते हो तो प्राइस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर भी जो ये हिकअप है, आपने एक बात में जो लास्ट वाली लाइन बोली ना कि इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा है, तो उनको लगता है पहले इसको निचोड़ लें पूरा, तब जाके नया इन्वेस्टमेंट करें। ये सोच है क्या? देखो, मैं अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं, मैं आपके जरिए मैं इंडस्ट्री समझ लूंगा। अगर हमारी कंपनी के आप देखो तो हमने तो इनफैक्ट अभी भी हमारी 4 ईवीज ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस की है। अगले 3 साल में हमने बोल दिया है 2025 के बाद हम तो आईसी इंजन की कोई नई गाड़ी लॉन्च ही नहीं करेंगे, और हम एग्जिट कर रहे हैं पूरी आईसी इंजन को। तो हमने एक पब्लिक कमिटमेंट दिया है कि 2030 तक हम पूरी की पूरी आईसी इंजन को एग्जिट करेंगे, और काफी तेजी से हमारा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है ऑन ईवीज, नॉट ओनली इन यूरोप, यूएस। जो भी नई गाड़ियां हमने लॉन्च की है आज काफी हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है, और हमारा एक पोर्टफोलियो अलग है। आपने जैसे दूसरे कंपनीज के नाम ली, वो मास सेगमेंट में ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हम एक लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप हमारी कार्स देखो, लाइक EQS देख लो, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, बीट ऑटोनोमस, सेफ्टी, और अगर आप देखो उसकी लग्जरी क्वोशिएंट है, तो हम उस सेगमेंट की कस्टमर को हम अपील करना चाह रहे हैं और हम करेंगे। सो हमने ऑलरेडी कमिटमेंट दिया है कि गाड़ी सिर्फ ईवी नहीं होगा, पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी 2025 तक हम हमारी पूरी प्रोडक्शन को हम कार्बन न्यूट्रल कर रहे हैं। सो वो एक बहुत बड़ी स्टेप है। हम 2022 तक, दैट मींस बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा दैट विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। सो हम सिर्फ फोकस नहीं कर रहे टेल पाइप एमिशन में, बिकॉज आज सबका फोकस है टेल पाइप में कि चलो अब ईवी है, जीरो एमिशन व्हीकल है, बट जो गाड़ी हम बना रहे हैं उसकी जो बैटरी की रिसाइकलिंग है, गाड़ी की रिसाइकलिंग है, 8, 10, 15 साल के बाद जब हम गाड़ी की रिसाइकल करेंगे, हमारा एम है कि जीरो कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट बने और पूरी कंपनी को हम पूरा इकोसिस्टम को कार्बन न्यूट्रल करें। सो मर्सिडीज बेंज एक पहली कंपनी है जिसने डेट टाइमलाइन के साथ हमने बताया कि इस टाइमिंग में हम पूरी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, पूरी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, एंड नॉट ओनली टेल पाइप एमिशन, वो ईवी से तो मिलेगा ही, बट वो बैटरी कहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो स्टील गाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं, वो कार्बन न्यूट्रल है क्या? तो हमने काफी आगे जा चुके हैं व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबिलिटी, और हम कमिट कर रहे हैं इवन इन इंडिया, हम ये सही प्रोडक्ट जैसे ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं, हम इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे हमने 21 की पहले लॉन्च किया। संतोष जी, आप तो इतना आगे के प्लान बता रहे हैं और बहुत सारे लोग तो इस पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं कि अभी उनका क्या प्लान, आप तो अगले 20 साल के प्लान हमें बता रहे हैं। दैट इज़ रियली वेरी गुड कि आप यहाँ तक सोच रहे हैं कि जो इसका वेस्ट होगा वो भी कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो उससे कोई एमिशन नहीं होना चाहिए। दैट्स रियली गुड। वरुण जी, आपने चूंकि डिसरप्शन किया है, और आपकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा, क्योंकि जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं सकते आप, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, और आपने बहुत जल्दी समझ लिया और आपने करके दिखा लिया।
आपकी जो गाड़ी है उसका इनिशियल रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। अब आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या इससे आगे भी बड़े पैमाने पे बड़े प्लान या बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ देखना शुरू करेंगे, क्योंकि रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला आपको। जी डेफिनेटली। हमारा उससे पहले नीरज जी, आई वांट टू जस्ट मेक वन पॉइंट कि अगर आप इफ यू लुक एट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ ईवीज ना, तो विद आवर S1 स्कूटर, अगर आप स्कूटर मार्केट देखें तो टिपिकली स्कूटर मार्केट मोस्टली है 90,000 से 1,10,000 के बीच में, 85,000 टू 1,10,000 का मार्केट है। मोस्ट ऑफ द मार्केट दैट रेंज। हमारा S1 है 99,000 का, एंड इफ यू टेक मेनी ऑफ द की स्टेट्स जहां पे स्टेट सब्सिडी भी है ऑन टॉप, लाइक गुजरात में 79,000 है विद द स्टेट सब्सिडी। आई थिंक दिल्ली में 85,000 है, महाराष्ट्र में समवेयर अराउंड दैट सेम एज वेल। तो इनफैक्ट इवन व्हेन यू डोंट कैप्चर द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो आप बोल रहे थे कि रनिंग कॉस्ट इज वेरी लो एटसेट्रा, वो तो है ही, बट काफी जगह इंडिया में ऑलरेडी ये आइस व्हीकल से जो डोमिनेंट आइस व्हीकल्स हैं टुडे, इट इज एक्चुअली मच मोर अफोर्डेबल टुडे जस्ट एट व्हीकल कॉस्ट लेवल। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दैट अलाउज अस टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल, नॉट जस्ट द सिलेक्ट फ्यू हु आर बाइंग मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो हमारा विजन है कि यार हर किसी के पास ईवी पहुंचना चाहिए। सो दैट इज वेयर वी हैव स्टार्टेड। In terms of future, हमारी जो future factory है that has a production capacity of 10 million units for two wheelers, वो हमारी two wheeler की factory है, and it's a global manufacturing hub for us. It is also, I must tell you that it is also the most sustainable factory we have ever seen, because it has 100 acres of forest once it is fully built, which will make our entire operation, which will make the entire factory operations, before we get into even the savings on the scooters, not just carbon neutral, but it will be exponentially carbon negative. Though that will ensure that that whole area, as well as our operations are negative, as well as my scooter though electric hai, so that is anyway good. Going forward, we will be playing in the broader segments, both in terms of scooters. We will have more scooters. हम बाइक्स बनाएंगे और हम कार्स भी बनाएंगे. So we will be in across the verticals, because we want to bring EV to everyone. एंड मुझे नहीं लगता है कि ईवी इंडस्ट्री को कहीं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड स्टैम्प की अप्रूवल की जरूरत है। आई थिंक कंज्यूमर ने तो क्लियरली बोल दिया कि उनको ईवी चाहिए। सवाल ये है कि कौन बना के उनको प्रोडक्ट दे सकता है जो कि उनको पसंद है, एंड दैट इज वेरी सिंपली हमने वही किया। इट हैज बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट क्वाइट सिंपली वी मेड द बेस्ट स्कूटर दे कैन बाय। सो वेदर दे आर लुकिंग फॉर एन आइस स्कूटर और दे आर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, the S1 is the best scooter they can buy. It has the best performance, technology and range, without doubt, right? And it has design तो बहुत सुंदर है, वो तो you can obviously see. I think you can see some scooters around. Right. So that is what consumers are responding to. They want a great product. Indian consumer में ये बहुत लोगों का जी संतोष, वरुण, आप कब तक ये जो कार लाने की बात करें, मैं बड़ा थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ मैं, कितने समय में वो भी आप शुरू करेंगे? तो EQC तो हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, और हमारे पास 4 मॉडल हमने वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है, और 2 मॉडल हम लॉन्च कर रहे हैं। नहीं संतोष जी, ये मैं सवाल वरुण जी से पूछ रहा था, क्योंकि उनका प्लान है कि वो 4 व्हीलर में भी आएंगे। वो कब तक? वरुण जी, आई थिंक इट विल टेक अस अ कपल ऑफ इयर्स एट लीस्ट। काम ऑब्वियसली चल रहा है, बट इट विल टेक अस अ कपल ऑफ इयर्स एट लीस्ट। और हमारा फोकस जो है ना नीरज जी, इज वेरी क्लियरली इन द अर्बन मोबिलिटी सेगमेंट। We are an urban mobility company as Ola. हम पिछले 10 साल से urban mobility customers को serve कर रहे हैं across India and in international markets, and it's a segment we understand extremely well. We understand how cities move, how people move. They've been using our Ola products for the last 10 years to do so. So हमारा काफी position है to understand what are the mobility needs and then serve those across different vehicle types, चाहे वो 2-wheeler हो या 4-wheeler हो या other types of vehicles. So we will do the full stack play across. Scooters में भी ये S1 is our first in a range of scooters. We will have many more scooters as well. Other 2-wheeler products also हम बनेंगे, 4-wheeler भी बनेंगे, and जल्दी बनेंगे। अच्छा, कोई और बनवाना चाहे आपकी फैक्ट्री में, तो उसके लिए भी आप काम करेंगे या सिर्फ अपने ब्रांड के लिए काम करेंगे? नहीं, हमारी फैक्ट्री में हम अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बनेंगे। परफेक्ट। अच्छा रोहन राव जी, आपके पास आता हूं मैं। एक सवाल मेरा मन में ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, मान लीजिए ओला और उबर अपनी सारी गाड़ियों को, या जितनी भी राइड हेलिंग कंपनीज हैं, वो सब अपनी गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट कर दें। तो जो ट्रेडिशनल आईसी इंजन वाली गाड़ियां हैं, जो उनकी कंपनियां हैं, उनके लिए बड़ी चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट अपने आप कम हो रही है, और चूँकि रनिंग कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, तो डेफिनेटली वो ट्रेवल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो क्या
इस तरीके की सोच भी है, क्योंकि दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी ये गेम सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रिक कार बेचना चाहते हैं, ये इससे बहुत आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो अभी तो आपने मुझे इंडस्ट्री की सोच समझाई, अब मुझे आप अपनी सोच बताइए कि कैसे ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं और इसको कैसे हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जी, ये होना ही है, क्योंकि जैसे हम कहते आ रहे हैं कि रनिंग कॉस्ट काफी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल एंड गैस व्हीकल्स। तो ये होना ही है। इसके लिए मेरे हिसाब से जो चाहिए एक ट्राइपार्टाइट। देखिए, इसमें जब अभी ओला की गाड़ी या उबर की गाड़ी जब चलती है तो वो दिन में ऑन एन एवरेज 200 किलोमीटर तक चलती है, राइट। तो जो गाड़ियां हैं, इनको जो आज गाड़ियां मार्केट में है, वो उनका इतना रेंज है नहीं। और जैसे जो पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि चार्जिंग में जो स्कूटर है उसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, कार्स में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो कमर्शियल एप्लीकेशंस की जो कार्स हैं, उनको अगर चलाना है तो बैटरी स्वैपिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो बीच में जब गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद गाड़ी को रोक के चार्ज करनी पड़ेगी, जो डाउन टाइम कहा जाता है। तो वो ओला या उबर या किसी भी कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक सॉर्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट हो सकता है बिटवीन द फ्लीट ओनर, जो है ओला, उबर या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी कंपनी है जिनके पास बड़ी सी फ्लीट है, जो OEM है जो गाड़ी उपलब्ध करती है, और कोई कंपनी जो बैटरी स्वैपिंग के बिजनेस में है, जो बैटरी एज अ सर्विस लाके दे सकती है। तो जो ड्राइवर है वो जाएगा, बिल्कुल हम जैसे गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरने जाते हैं वैसे वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे जाएगा, वो बैटरी चेंज करे, अपनी डिस्चार्ज बैटरी निकालेगा, चार्ज बैटरी लगाएगा और 5 मिनट के अंदर अपना ट्रांजैक्शन खत्म करके निकल जाएगा। तो कुछ समय तक हमें ये अगर कमर्शियल फ्लीट में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कार्स में डिप्लॉय करना है तो हमें ये करनी पड़ेगी। अगर 2 व्हीलर कमर्शियल फ्लीट है, जैसे हमारे फूड डिलीवरी वगैरह है, उसमें तो इमीडिएटली आज की तारीख में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो आराम से यूज करी जा सकती है। अगर हमें ई-कॉमर्स डिलीवरी वगैरह के लिए चाहिए तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड चार्जिंग स्टेशंस या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हमें रखनी पड़ेंगी, ताकि ये जो टाइम है, जो डाउन टाइम है, वो कम किया जा सकता है। दुनिया में, भारत में करीब 79,000 पेट्रोल पंप हैं, और उसके कंपैरिजन में भी हमारे पास जो है करीब 2,000 के आसपास चार्जिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से टाटा पावर्स है उसने करीब 600 बनाए हैं और 300 इस फाइनेंशियल ईयर में और बनाएंगे। वो जो हमारे साथ 2 बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, इन्होंने बहुत लगाए हैं और तेज़ी से लगा रहे हैं। तो ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ये अभी हमको बहुत छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन ये फिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि ईवी की जो ग्रोथ मेरे सामने है वो पिछले 5 साल से 43% CAGR की है। और राघव, ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसी को सबसे ज़्यादा इस समय पुश दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग एक लॉजिक ढूंढ लेते हैं कि चार्जिंग स्टेशन ही नहीं तो क्या करेंगे, चंडीगढ़ कैसे जाएंगे, दिल्ली से आप बीच में फंस जाएगी गाड़ी आपकी। तो ज़रा इसमें आप बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिलती है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैसे आप लोग इनकाउंटर करते हैं। शायद हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आपका टाई अप भी है। जी। सो नीरज जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं वो सिर्फ प्राइवेट ओनर्स के लिए नहीं है, या सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। आज की डेट में हम बहुत सारी फ्लीट कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं, जो इंटर सिटी 350-400 से ज़्यादा गाड़ियाँ NCR में चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी फ्लीट्स हैं जिनके लिए हमने 100 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं अलग अलग जगहों पे,
तो चाहे वो BSES हो, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, NCR के आसपास के सारे एरियाज़ में हमें सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि वरुण ने पहले भी कहा कि ऑलरेडी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है EV ड्राइव करने की, तो वो जो ज्योमेट्री जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो और अच्छे लगने लगते हैं, बिकॉज सब्सिडाइज रेट पे हम स्टेशंस लगा पा रहे हैं, इसीलिए हम बहुत एग्रेसिवली वो स्टेशंस लगा रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली फास्ट चार्जिंग स्टेशंस जो हैवी ड्यूटी हैं 50 किलोवाट से ऊपर, उन पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, जिसके लिए हमें ट्रांसफार्मर सेटअप करने पड़ सकते हैं। तो उस केस में हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है। ऑब्वियसली उसमें इंप्लीमेंटेशन और बेहतर किया जा सकता है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूवमेंट्स, बिकॉज ये सब अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हम गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें शॉर्टफॉल्स दिखते हैं, बट ऑब्वियसली सपोर्ट बहुत है। और जहां तक टू व्हीलर्स की बात है, तो टू व्हीलर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्ले की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम रेजिडेंशियल्स में इतनी हैवीली काम कर रहे हैं, वहां पे हम स्मॉल चार्जर्स जिन्हें बोलते हैं, जो 3 किलोवाट के आसपास के चार्जर्स होते हैं, जो 2 घंटे में टू व्हीलर को चार्ज कर सकते हैं, लो कॉस्ट चार्जर्स जो यूनिवर्सली हर टू व्हीलर को चार्ज कर सकते हैं, वो उस तरह की टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। तो हम अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी से, हैवी ड्यूटी चार्जर्स में अलग और छोटे चार्जर्स में अलग। ओके, अच्छा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ सेकंड्स का। ब्रेक में जाते हुए केवल ये बताना चाहता हूं मैं कि जो पेट्रोल पंप लगता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो उसके लिए बड़ी जगह चाहिए, बड़ा टैंक चाहिए, और उसको एक बड़ा कंबरसम प्रोसेस है पेट्रोल पंप इस्टेब्लिश करने का। लेकिन जो ये चार्जिंग स्टेशन है, ये चूँकि बिजली से चलता है, तो बहुत ईजीली ये लग जाता है, बहुत कम स्पेस पे लग जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर लोग लगवा रहे हैं, बहुत जगहों पे ये शुरू हो गया है। तो ये एक मेंटल ब्लॉक हो सकता है कि अभी तो पावर की जनरेशन की नहीं है, दिक्कत है, ये नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसको री थिंकिंग करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा ये। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके आगे आते हैं, फिर संतोष जी से थोड़ी और चर्चा करते हैं कि आगे ये जो लॉन्ग रेंज है, टेस्ला ने तो 650 किलोमीटर तक की बनाई है, हम भारत में कितनी दे पा रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाएं, और जो बैटरी का टाइम है उसको और थोड़ा कैसे कम कर पाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royal Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. मैसूर से कोयम्बटूर, भोपाल से बर्धमान, हम हैं तो रोशन रहे सारा हिंदुस्तान। एक्साइड, इंडियाज नंबर 1 इन्वर्टर बैटरी। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। दिग्गज काउंटर आपको आज बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए दिखेंगे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। एशिया में सॉफ्टनेस है, लेकिन हमारी सॉफ्टनेस एसजेएस निफ्टी की उसको एक्सीड करते हुए। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। आप ये देखिए, अगर 1075 तक जाता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है उसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 35,540 यानी ऑलमोस्ट डे हाई पर इस रेंज के अंदर मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। जिस तरीके से आज के डेटा बने हैं, 15,700 का स्टॉप लॉस रख के जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 13 रुपए इसका भाव पहुंच चुका है, 18-20 रुपए ये टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं dstreetwinners.com। ट्रेनिंग से बनिए मुनाफे के मास्टर। नई होंडा अमेज, उनके लिए जो जीते हैं शान से। और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 5G।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम बातचीत करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया रेडी की नस के बारे में कि कितना हम तैयार हैं और कितनी तेज़ी से हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट हो रहा है। हम थोड़ा सा अभी भी संकोच में है, थोड़ा धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले सब कुछ तैयार हो जाए फिर हम आएंगे मैदान में। संतोष जी, जो भी चर्चा में एक बात और निकल के आई कि जो रेंज है वो भी थोड़ी सी कम है हमारे यहाँ जो अवेलेबल है। हालांकि टेस्ला आ रही है, वो कौन कौन सी लाएगी, कितनी महंगी मिलती है उसकी, वो एक अलग इशू है। और दूसरा जो चार्ज करने में बड़ा समय लगता है, इस बारे में आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? तो पहले तो बता दूं कि जो EQS है उसकी 740 किलोमीटर रेंज है। तो आप टेस्ला की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट जो है उससे रेंज के अगर आप मुकाबले देखो तो उससे भी बेटर है जी। तो काफी बेटर है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई, एनीवेज हमें तो खुशी है कि और भी प्लेयर्स आए, बिकॉज जब हमने 2 साल पहले हमने जब इंट्रोड्यूस किया था EQC, सो हम अकेले थे। देन ऑडी, जैगुआर, काफी सारी प्लेयर आए और हमने क्या किया था कि जब हमने इंट्रोड्यूस किया पे रेंज एंग्जाइटी के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन हमारे हर डीलरशिप में हमने चार्जिंग स्टेशन सेटअप की। और उन चार्जिंग स्टेशन के अंदर हमने जैसे ही कॉम्पिटिटर्स ने लॉन्च किया अपनी प्रोडक्ट, हमने बोला हमारी चार्जिंग स्टेशन उनके लिए भी उपलब्ध है। तो हम चाहते हैं कि और प्लेयर्स आए और चार्जिंग इकोसिस्टम डेवलप हो। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो परसेप्शन है कि चार्जिंग स्टेशन काफी सिंपल है सेटअप करना, बिकॉज पेट्रोल पंप के मुकाबले में ऑफ कोर्स स्पेस कम लगती है, बट 2 चीज डिफरेंस है। एक तो भारत में अभी भी क्लीन पावर, दैट मींस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और हाई लोड पावर, बिकॉज जो फास्ट चार्जर्स होती है वो कम से कम 50 किलोवाट 100 किलोवाट की होती है, तो उसके लिए जो केबलिंग रिक्वायरमेंट और जो उसको ट्रांसफॉर्मर्स लगती है वो थोड़ी हायर वोल्टेज की लगती है। तो इतनी आसानी से उनको सेटअप करना फॉर फास्ट चार्जर्स अभी भी थोड़ी और इंडिया को प्रोग्रेस करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को और थोड़ी आगे जानी है। जो सेकंड इश्यू है, पेट्रोल पंप में एवरेज टाइम जो एक फुल टैंक फ्यूल के लिए लगता है वो 4 से 5 मिनट है, जबकि अगर आपको एक फुल ईवी चार्ज करना होगा एक ईवी के लिए तो आपको एटलीस्ट अभी हमारी गाड़ियां 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर्स में। सो बट हम ऑलवेज ये रेकमेंड करते हैं कि अगर चार्जिंग नेटवर्क अच्छी हो तो आपको फुल टैंक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर नॉर्मल आईसी इंजन में आप हर टाइम फुल टैंक पेट्रोल नहीं भरते हो, ऐसे ही आप ईवी में भी आप एक फास्ट चार्जर में जाके आप 20 मिनट 25 मिनट की चार्ज से आप कम से कम 70% तक गाड़ी की चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप मर्सिडीज बेंज EQC की बात करें, उसकी चार्ज है कम से कम 470 किलोमीटर। सो आज अगर आप बैंगलोर से या बॉम्बे पुणे तो आप विदाउट चार्ज में जा सकते हो, बट अगर आप से बॉम्बे टू गोवा जा रहे हो तो आप एक चार्ज कोल्हापुर में कर लो फास्ट चार्जर में फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर और आप प्रोसीड कर सकते हो। सो ये अभी भी इवॉल्व हो रही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने 100 चार्जिंग स्टेशन लगाई है इंडिया में, हमने वो ओपन भी की है सारी इकोसिस्टम के लिए फ्री ऑफ चार्ज टिल द टाइम और ईवीज आए। सो नेक्स्ट स्टेप होगा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स जो आपके अभी ये शो में भी काफी लोग हैं और भी काफी प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, वो ये फ्यूचर को देख रहे हैं कि जैसे ही ये गाड़ियां बढ़ेगी, और मैंने जैसे पहले केचप बॉटल का एग्जांपल दिया, जैसे ही अब ये एक वेव होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं डिमांड की कोई कमी नहीं है, हम गाड़ी दे नहीं पा रहे, प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे। सो जैसे ही हम ये सप्लाई चालू करेंगे तो इनकी बिजनेस केस भी पॉजिटिव होगी इन टर्म्स ऑफ रेंटिंग ए स्पेस, पुटिंग ए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रेवेन्यू, बिकॉज इसका पेमेंट कैसे होगा, इसमें क्या QR कोड, कैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कैसे कितनी यूनिट आप कंज्यूम करके कैसे पेमेंट होगा। तो ये पूरी चार्जिंग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना जरूरी है। काफी सारी प्लेयर्स आ चुके हैं, काफी सारे एग्रीगेटर्स आ गए हैं। सो अगला 12 से 18 महीने में हमारी ये उम्मीद है कि ये काफी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखेगा जिसमें काफी रैपिडली हम ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस हाईवेज, जिससे फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी। संतोष जी, आप इतनी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं और आपने भी ट्रिक भी बताई कि जरूरी थोड़ी कि फुल चार्ज हमेशा करें, 70% करके भी काम चल सकता है, आप क्यों नहीं वेट एंड वॉच कर रहे हैं? सो EQC तो हमारी ऑलरेडी मार्केट में है। अभी मैंने जैसे कहा करीबन 100 गाड़ी हमने बेची है, अभी भी बुकिंग है। EQS और बाकी गाड़ियां हम नेक्स्ट ईयर हम जैसे जैसे हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और अवेलेबिलिटी, बिकॉज ग्लोबल डिमांड काफी स्ट्रांग है। आपने जैसे कहा काफी सारे देशों में इन गाड़ियों की डिमांड ऑलरेडी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो जैसे ही हमें हमारी प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी होगी, हम EQS और EQA, EQB काफी सारी गाड़ियां हैं, पूरी पोर्टफोलियो हम इंडिया में लॉन्च करेंगे। राइट सर, मैं ये पूछना चाहता था कि आप इंडस्ट्री से एकदम अलग और आगे क्यों चल रहे हैं, आप क्यों नहीं आराम से चल रहे हैं?
नहीं, हमारा मानना है कि कंज्यूमर चेंज करेगा काफी फास्ट तरीके से। सो जो ब्रांड्स चेंज नहीं होगी, और बिकॉज फ्रैंकली एक हम पहले तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो, हम एक सोशल प्लेयर है। हमने गाड़ी इन्वेंट की थी 125 साल पहले और 130 साल पहले, और अगर आगे हमें रहना है रिलेवेंट इस मार्केट में, हमें कंज्यूमर और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखना होगा। तो फॉर अस, हम मार्केट को नहीं वेट करेंगे चेंज कर रहे हैं, हम मार्केट को चेंज करेंगे। और हम प्लेयर्स लाइक, हमें काफी खुशी है जैसे इंडिया में ओला है या मेनी अदर प्लेयर्स जो आज इस इकोसिस्टम को काफी स्ट्रांगली ड्राइव कर रहे हैं। तो हम सो कॉल्ड ट्रेडिशनल आईसी इंजन प्लेयर है, हम स्टिल आईसी इंजन गाड़ियां बेच रहे हैं, एंड आल्सो देयर। बट हमें है कि अगले 8 से 10 साल में ये मार्केट को चेंज करना है, और हम नहीं लीड करेंगे तो और कौन करेगा। तो इसी वजह से हम काफी तेजी से काफी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करने की प्लान कर रहे हैं। राइट। मोहन जी, राव साहब ये बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट निकाले हैं। तो प्राइस आपके हिसाब से सबसे बड़ा बैरियर है, चार्जिंग सबसे बड़ा बैरियर है, या टेक्नोलॉजी बैरियर है? क्या आपको हिसाब से लगता है, या आपको लगता है गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसा कि भी कहा भी अय्यर साहब ने कि पॉलिसी की एक कंटिन्यूएशन भी होनी चाहिए, जीएसटी कम रहेगी बहुत दिनों तक, सस्ता पावर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके हिसाब से वो सबसे बड़ा बैरियर या सबसे बड़ा सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से आप चाहते हैं? फेम 1 फेम 2 तो चल ही रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से जैसे कोई इंडस्ट्री मैच्योर होगी तो ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिकली डेवलप होंगी। जो प्राइस डिफरेंस था वो पहले 50 से 60% था, अभी काफी ब्रिज हो चुका है। स्कूटर्स में जैसे वरुण ने कहा वो ऑलमोस्ट ब्रिज हो चुका है, कार्स में थोड़ा सा है, वो हो जाएगा। तो प्राइस इज नॉट सो मच अ कंसर्न। जो रेंज है वो भी बढ़ता जाएगा, और जैसे चार्जिंग बिजनेस में कंपनीज आएंगी तो रेंज एंजाइटी जो है वो कम होती जाएगी, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएंगी, तो वो भी डेवलप हो जाएगा। गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है अपनी तरफ से। अभी देखिए, जो फेम के अंदर जो सब्सिडीज है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर और बसेस पे फोकस्ड है। इसका मतलब, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मास अडॉप्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं, 2 व्हीलर्स, ऑटो, बस, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो गवर्नमेंट टारगेट करना चाहती है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहां पर भी काम हो रहा है। तो ये जो इकोसिस्टम है ये अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, साथ में आ रहा है। कस्टमर्स को क्या चाहिए? कस्टमर्स को गाड़ियां, जो मॉडल्स चाहिए, बराबर। अभी आप कार्स में देखेंगे तो मॉडल ज्यादा है नहीं, हाई एंड प्रीमियम में मर्सिडीज है, ऑडी है, पर अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट देखें तो मॉडल्स काफी कम है। तो वो जैसे मॉडल्स आएंगी तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट जरूर बढ़ता जाएगा। अभी आप देखिए, पिछले साल और इस साल के बीच में स्कूटर्स में कितनी नई मॉडल्स आई हैं, और हमें दिखाई दे रहा है जो मंथली सेल्स है, जो पिछले साल एवरेज 3,000 4,000 यूनिट्स बिक रही थी, अभी वो काफी बढ़ गई है। और जो बुकिंग्स है नई नई, जो वरुण जी ने भी कहा, उससे हमें समझ में आ रहा है कि कस्टमर्स की इंटरेस्ट कितनी है ये कैटेगरी में। और नए प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स जैसे आएंगे तो वो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये इकोसिस्टम अच्छी तरह से आ रहा है। वो जो नई टेक्नोलॉजी है ये ऑर्गेनिकली डेवलप हो रही है, और ये होगी। वरुण जी, एक लास्ट कमेंट, वरुण जी एक लास्ट कमेंट चाहिए मेरे को 10 सेकंड में आपसे, कि जब आप लोग अपने बोर्डरूम में बैठते हैं तो इस तरीके की फिलोसफिकल डिस्कशन बहुत होते होंगे जो फ्यूचर बिजनेस के लिए बेसिस तैयार करते हैं, तो वो क्या होता थीम, वाक्य आपका मोटो? जी, हमारा मोटो तो बहुत सिंपल है नीरज जी, की कंज्यूमर से बात करो, समझो उनका क्या नीड है और उनके लिए प्रोडक्ट बनाओ। एंड इफ यू सी व्हाट वी हैव मेड विद दिस वन, दैट्स हमने यही किया है। जैसे काफी सारे हमने जो फीचर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं वो उसी इनसाइट्स हैं जो कंज्यूमर काफी टाइम से मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। That's our simple philosophy, make the best products. That's a simple philosophy. Talk to customer, see their needs and change yourself accordingly. Otherwise, time will change you. ये एक सिंपल फार्मूला है बिजनेस का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुनिया भर में भरे पड़े हैं कि कैसे नोकिया रिडेंडेंट हो गया, कैसे कोडक रिडेंडेंट हो गया, कैसे कलर टीवी आई तो ब्लैक एंड वाइट रिडेंडेंट हो गया, और कैसे 2G 3G के प्लेयर ख़त्म होते जा रहे हैं। सो टाइम आपको ये मौका देता है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के सामने इनिशिएट करके, पहल करके उसको ले लीजिए, वरना कोई बड़ा आदमी या कोई छोटा, जो हमारे साथ 2 मेहमान बैठे हुए स्टार्टअप में, वो डिसरप्ट करेंगे
और फिर आपके लिए एनरोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भले ही आप बहुत बड़े प्लेयर हों। ये समझने की ज़रूरत है, टेस्ला ने GM मोटर्स को, शेवले को, सबको ये बता दिया है कि आप बहुत पीछे छूट चुके हैं, इसलिए अर्ली बर्ड का फ़ायदा उठाना चाहिए बदलती टेक्नोलॉजी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, और बहुत अच्छे इंसाइट्स देने का, और ये बताने का कि इंडिया फ्यूचर रेडी है EV के लिए। बस थोड़ा समय का इंतजार है, बहुत ज़रूरी होगा। देखते रहिए CNBC आवाज़।